हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। 46 क्लासेस हम कर चुके हैं और इसी सीरीज़ में आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। और ये जो क्लास हैं ये CDP की हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की हैं। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी चल रही हैं चैनल पर। आप चाहें तो फ्रेंड्स उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोग जानते ही हैं कल की क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो उससे आगे क्वेश्चन नंबर 18 से आज स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन्हें दिया जाता है, ताकि उन्हें ये चीज़ें समझ में आए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन है तो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आप लोगों को पता चलता है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठ करके सारे ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन हाँ, उसके आसपास से जो क्वेश्चंस आते हैं ना उससे रिलेटेड, तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाती हूँ और ये चीज़ें आप लोग जानते भी हैं। और आप लोगों को क्लासेस भी बहुत पसंद आ रही हैं, इसीलिए काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो लोग ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हैं, कंटिन्यूसली ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके दिमाग में लेव वाइगोत्स्की का नाम लेते ही क्या आया होगा? उनके दिमाग में आया होगा SCL। बहुत ही ईजी है, जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? S, C और L। ये एक न्यूमोनिक है, एक ट्रिक है, आप ये मान सकते हैं। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। सोसाइटी यानी कि समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति और लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा हो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड और ऑप्शन में दिख रहा हो समाज, संस्कृति और भाषा, तो आप इजीली उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, वो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बिलीव मी, ये ट्रिक आप लोग याद करेंगे ना फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की की ही नहीं बल्कि मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की ट्रिक्स आपको बताई हैं, जैसे जीन पियाजे की ट्रिक बताई है SPCF वाली। अभी वो जो क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते रहूँगी, ठीक है। तो SCL आपको ध्यान रखना है। अब SCL से देखिए यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पर मैच कर रहा है सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज में जाकर के चीज़ों को सीखेंगे। बच्चों के सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन कर पाएँ, यानी कि बच्चे समाज में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, और इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। ये चीज़ कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इनाम की, सज़ा से बचाव, अनुबंधन, इनकी बात ये नहीं करते हैं। अनुबंधन की बात कौन करते हैं? पावलोव करते हैं, इवान पावलोव, याद होगा आपको, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था डाइजेशन पर काम करने के लिए, है ना। तो वो अनुबंधन की बात करते हैं। जो उन्होंने डॉगी वाला एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, वहाँ पर डॉगी की जो कंडीशनिंग होती है, अनुबंधन हो जाता है बेल के साथ, यानी कि घंटी के साथ, उसको लेकर जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है, वो पावलोव से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन, इनकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की इस ऑप्शन में। अगर यहाँ पर लिखा होता संस्कृति तो वो भी सही होता, लिखा होता भाषा तो वो भी सही होता, ठीक है, क्योंकि SCL में वो तीनों चीज़ें आ गई, समाज, संस्कृति और भाषा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, हाँ 17 क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था में क्या निहितार्थ है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी प्री कन्वेंशनल, जिसको हम कहते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था। दूसरी बताई थी कन्वेंशनल, जिसको हम रूढ़िगत अवस्था कहते हैं। ये पूर्व रूढ़िगत हो गई, ये रूढ़िगत हो गई। उसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था, ठीक है। अब रूढ़िगत क्या होता है ये आप जानते हैं, जो रूढ़ियाँ पुराने ज़माने से चली आ रही हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, और देखिए ये जो आपको 3 लेवल बताए हैं ना, इनकी 2-2 स्टेजेस की भी उन्होंने बात करी है कोहलबर्ग ने, ठीक है। लेकिन अभी उतना डिटेल में हमने जाना नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर तक चलते हैं।
तो इन्होंने पूछा है कि पूर्व रूढ़िगत अवस्था जो पहली अवस्था है उसमें क्या निहितार्थ है। पहला है, इस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवस्थाओं का आकलन मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में करने लगता है। दूसरा है, इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है, यानी कि सजा और उसको जो उपहार मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। थर्ड है, इस अवस्था में बालक दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। और चौथा है, इस अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों पर आधारित होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि ये जो आप अवस्था देख रहे हैं ना, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी भी काम को सही और गलत इसलिए करता है कि उसे सज़ा ना मिले और उसको शाबाशी मिले, यानी कि उसको उपहार में बोला जाए कि वेरी गुड आपने ये कहा। तो सज़ा से बचने के लिए जब बच्चा काम करता है, शाबाशी पाने के लिए दूसरे से, तो वो आपका होता है पूर्व रूढ़िगत अवस्था के अंदर, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। अदर ऑप्शंस को पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेहतर एथलेटिक यानी कि शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। कौन सी अवधि के लक्षण हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन, तीसरा है मध्य बचपन और जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। तो आपको बताना है जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी करना, तार्किक विचार प्रक्रियाएं करना, जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, यानी कि ठोस अनुभव वो होते हैं जिन्हें बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ऐसा खेलने से ऐसा होता है, नहीं। जब वो खुद खेलेंगे, खुद सामने में जो चीज़ देख पाएंगे, वो होते हैं ठोस अनुभव, जो एक्सपीरियंस हम खुद से देख करके लिए रहते हैं। जैसे आपको भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, जो चीज़ें आपने देखी होंगी, काफ़ी सारे ऐसा हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं लोगों के साथ, वो जो ठोस अनुभव वहाँ से वो प्राप्त करते हैं, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये होते हैं। तो ये कहाँ पर केंद्रित होते हैं, कौन सी अवधि के ये लक्षण है, ये आपसे पूछा है। तो ये होता है आपका मध्य बचपन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ये जो आपका मिडिल चाइल्डहुड की स्टेज जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो आपकी प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है और जो उत्तर बचपन की अवस्था हम बोलते हैं या बाल्यावस्था, उसके बीच की जो स्टेज होती है ना, मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बचपन, उस स्टेज में ये सारे लक्षण आ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेल्थ थोड़ा सा वीक है, इसलिए हो सकता है कि आपको चीज़ें क्लियरली ना सुनाई दे रही हों या फिर वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा हो, तो आप लोग मैनेज करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए ध्यान से सुनिएगा, और अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नित करती हैं। पहला है रटकर याद करना, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है कुंठा और चौथा है प्रतिस्पर्धा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं, कभी भी आप 4 ऑप्शन देखते हैं ना, उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एकदम सिमिलर लगते हैं और एक ऑप्शन आपको ऐसा लगता है जो उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो बिल्कुल डिफरेंट आपको लग रहा होता है ना, आप उसको टिक कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है और क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप कर पाएंगे, देखिए, जब बच्चे विविध प्रकार के उत्तर दे पाते हैं, किस में उत्तर दे पाएंगे, जब बच्चे रटकर याद करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे आंसर दे पाएंगे, उनमें अंतर्दृष्टि की समझ पैदा होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रटकर याद करना अच्छा नहीं माना जाता है। रटकर याद करना आज टीचर ने बोल दिया कि कल आप ये 5 क्वेश्चन याद करके लाओ, तो बच्चा डर से याद कर लेगा ताकि उसको सजा ना मिले, उसको मार ना पड़े। दूसरे दिन उसने टीचर को सुना दिए 5 क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही उसने टीचर को सुनाए उसके बाद वो उन क्वेश्चन को भूल जाएगा जो उसने याद करा था। ये होता है रटकर याद करना। ठीक है, तो रटकर याद करना, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। कुंठा और प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें, ये भी नेगेटिव चीज़ें हैं। कभी भी आप बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें नहीं करेंगे, इससे क्या होता है, एक दूसरे के लिए हीन भावना पैदा होने लगती है बच्चे के अंदर। तो सबसे बेहतर तरीका होता है सृजनात्मकता, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा क्रिएटिव है यानी कि सृजनात्मक है, तो वो अनेक तरीकों से सोचेगा और अनेक तरीकों से आंसर देने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होंगी।
अब ये क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं? क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सृजनात्मक बच्चे हिंदी में। तो सृजनात्मक बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ दो तो उसका आंसर पाने के लिए वो बहुत जगह अपना दिमाग लगाते हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। जैसे आपने पूछ दिया बच्चों से क्वेश्चन कि भारत की जो राजधानी है उसकी कुछ विशेषताएं बताइए, तो बच्चा वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने रटा होगा और वो विशेषताएं बता देगा, नहीं। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा कि हमारी जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या उसके प्लस है क्या माइनस है, सारी चीज़ें वो याद करने की कोशिश करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में वो सोचेगा। यानी कि जब एक क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए बच्चे अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, सोच विचार करके आंसर देते हैं और नए ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको अगर किसी बच्चे को एक टॉय दे दो बड़ा सा, तो बच्चा क्या करता है, उस टॉय को पकड़कर उसको तोड़ने लगता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। आपने जैसे बच्चों को एक टॉय दिया, आप कुछ काम करने के लिए चले गए, जब आप आएंगे तो देखेंगे वो टॉय वैसा आपको नहीं मिलेगा जैसा आप बच्चे को देकर गए थे, क्योंकि बच्चा टॉय के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, उसको तोड़ने लगता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने लगता है। तो यही होता है, बच्चे क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, कुछ नया ज्ञान का निर्माण करने की उनमें क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। तो अगर बच्चा सृजनात्मक है तो विविध प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं यहाँ पर बन जाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं, यह क्या है? आपको बताना है। पहला है, उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्रायः प्रश्नों के उत्तर दे सकें। दूसरा है, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तीसरा है, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। और चौथा है, उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक सिर्फ अपनी पसंद के बच्चों के समूह से ही उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जेंडर भेदभाव कर रहे हैं। टीचर कर क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से। टीचर जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो टीचर का बच्चों का कोई एक फेवरेट ग्रुप है जिस ग्रुप में कुछ बच्चे हैं और शिक्षक को सिर्फ वही ग्रुप पसंद है क्योंकि वो बच्चे आंसर देते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, क्लास के अदर स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं और सिर्फ उसी समूह के बच्चों से आंसर मांगते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि सिर्फ उसी समूह के बच्चे आंसर देंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, इससे दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे, यानी कि उस ग्रुप में जो विद्यार्थी हैं उनसे अदर जो विद्यार्थी क्लासरूम में बैठे हैं उस ग्रुप को छोड़ करके उनको वहाँ पर अवसर नहीं मिल पाएंगे आंसर करने के, यानी कि समान अवसर से वो बच्चे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहाँ पर टीचर सिर्फ उन्हीं बच्चों से आंसर पूछ रहा है जो बच्चे टीचर के फेवरेट हैं। और ऐसा बहुत बार आपने स्कूल में नोटिस भी करा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पार्शियलिटी करते हैं, उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में और उन्हीं के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं ना सब एक समान होते हैं। लेकिन आजकल तो फैशन ही अलग चल गया है, ये बच्चा अपने घर से ये सामान ला रहा है टीचर के लिए, कभी कुछ ले आ रहा है कभी कुछ ले आ रहा है, उस बेसिस पर उस बच्चे को अच्छा मानने लगते हैं, मार्क्स देने लगते हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो अन्य विद्यार्थी होते हैं ना, दूसरे विद्यार्थी, उनको बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाता है काम को करने का, सीखने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? योग्यता समूहीकरण, पहला है आपका, विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं। सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूप होनी चाहिए। बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। और चौथा है, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। जी हाँ, ये जो योग्यता समूहीकरण होता है, इसके बारे में सिर्फ यही कथन सत्य है कि विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण को अपना सकते हैं। यानी कि अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं तो उनका समूहीकरण करके, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर दे रहे हैं फिर एक ग्रुप पे ध्यान दे रहे हैं दूसरे पे नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, कि नेगेटिव नहीं है, ये यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। कैसे
क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं, उनका समूह बनाना है और शिक्षक क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्तर के शिक्षण को वो यहाँ पर अपनाएंगे, यानी कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके उस ग्रुप के बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यही मीनिंग है। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ पर समरूप समूह की बात नहीं हुई है, बल्कि योग्यता समूहीकरण की बात हुई है। सुगम और प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा समरूप होनी चाहिए, ऐसा इसका मतलब नहीं है। और ये कह रहा है बच्चे असहिष्णु होते हैं, असहिष्णु नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे सहिष्णु होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है। अब देखिए आप जब छोटे थे, क्लासरूम में आपको कुछ भी पढ़ा रहे थे, अगर आप शर्मा रहे हैं तो क्या वो अच्छी बात है, बताइए। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो शर्मिंदगी है ना, हेजिटेशन है, ये शाइनेस है, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे लर्निंग के प्रोसेस में। तो क्या ये आवश्यक होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या इसका कोई संबंध नहीं होगा, बिल्कुल होगा, संबंध तो होता है। और ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शर्मिंदगी क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है। और अगर आप शर्मा रहे हैं पढ़ाई करते हुए तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, टीचर जब पढ़ा रहे हैं, बच्चे को वो टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब बच्चा अंदर से चाहता है कि मैं टीचर से ये पूछूं कि सर या मैम आपने जो मुझे पढ़ाया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए। अंदर से वो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शर्म आ रही है, उसमें शर्मिंदगी है, इसलिए वो नहीं कह पा रहा है। तो आप बताइए इससे क्या होगा, इससे तो बच्चे को वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स ये शर्मिंदगी क्या है, हानिकारक होती है अधिगम की प्रक्रिया में। ठीक है, इसलिए कभी भी आपको शर्माना नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आपने टीचर से पूछना है। ये शर्मिंदगी बच्चों के मन से ख़त्म करनी होती है, और ये ख़त्म करने के बहुत सारे वेज होते हैं जो कि आजकल स्कूल्स में होते भी हैं। जैसे आप देखते होंगे प्रेयर के टाइम पे हर दिन ग्रुप बने होते हैं कि अलग अलग ग्रुप के बच्चे आकर के प्रेयर के टाइम पे परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर से वो जो शर्मिंदगी होती है, हेजिटेशन होती है, शाइनेस होती है, वो ख़त्म होती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? पहला है विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। दूसरा है सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सफलता को संकलित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। चौथा है एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर फिर से आएगा। तो आपसे पूछा है विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती देनी चाहिए मतलब होता है कि उस काम को करने से आपको रोकना है, यानी कि वो चीज़ विद्यालय में सही नहीं हो रही है, उसको आप चुनौती देंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है, आपको वो बताना है। तो हमको ऑप्शन 1 ही यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, इस चीज़ को चुनौती देनी है। यानी कि इस चीज़ से बच्चों को रोकना है कि कभी भी दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना अपने मन में मत रखिए। आप ये सोचकर अपनी पढ़ाई मत करिए कि आपको दूसरे व्यक्ति से बेहतर करना है, बल्कि आप ये सोचकर पढ़ाई करिए कि मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं। समझते हुए पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आने वाले फ्यूचर में वो आपको काम आ सके, रियल लाइफ में वो नॉलेज आपको काम आ सके। वही होता है मेन शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने चुनौती देनी है, इस चीज़ को क्या करना है, ख़त्म करना है कि विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर नेगेटिव है और इसको चुनौती देनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों के मन में नहीं होनी चाहिए कि इससे अच्छा मैं कर लूँगा, या फिर किसी को जैसे एग्जाम में होता है ना, किसी को A ग्रेड देते हैं, किसी को B, किसी को C, किसी को D। अब एक बच्चे को आपने A ग्रेड दे दिया, एक को D ग्रेड दे दिया। अब जिसको A दिया है वो तो खुश हो गया, और जिस बच्चे को आपने D ग्रेड दिया है उसका क्या, उसके मन में हीन भावना पैदा होने लगती है।
उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, मैं ख़त्म हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो डी ग्रेड दिया है, इस तरीके की भावनाएं आने लगती हैं। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों के मन में कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा मत करो, यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना नहीं आनी चाहिए बच्चों के मन में। और इस तरीके से क्या होगा, देखिए कंपटीशन की भावना पैदा होगी, इसलिए ये ग्रेड सिस्टम, ये मार्क्स देना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। थर्ड है, सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना है। जी हाँ, सिर्फ बच्चों का संज्ञानात्मक विकास नहीं करना है, बल्कि संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। हर तरीके से हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये होता है शिक्षा का उद्देश्य। और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जिसको हम चुनौती देंगे वो है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? पहला है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। अब बताइए, यहाँ पर समाज का नाम आ गया, जहाँ पर आप समाज में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे समाज में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, क्या ये चीज़ें आपके वंशानुक्रम से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता होगा, उनके लिए जो आप दृष्टिकोण रखते हैं, एप्टीट्यूड रखते हैं, जो आप नज़रिया बनाते हैं, क्या वो आपको विरासत में मिला है? क्या वो आपकी हेरिडिटी से कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ हमने समाज में आने के बाद सीखी है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा है भाषा। क्या भाषा को बोलना आप जन्म से सीखे हुए होते हैं? जैसे आप पैदा हुए, क्या आप बोलने लगते हैं? आपको लैंग्वेज आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है। ये हमको वंशानुक्रम से नहीं मिली होती है। भाषा को तो हम बाद में सीखते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमारी फैमिली में जिस भाषा में बातचीत हो रही होती है, उस भाषा को सुनते हैं और धीरे धीरे इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण करके, नकल करके हम उस भाषा को बोलना सीखते हैं। तो ये भी हमारा हेरिडिटी से नहीं है, यानी कि वंशानुक्रम से हमें नहीं मिला है, ठीक है, ये समाज से मिलता है। बट जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, आँखों का रंग, क्या आँखों का रंग आपको समाज प्रदान करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आँखों का रंग हमको वंशानुक्रम से मिला होता है। आप देखते होंगे हर किसी की आइज़ का कलर अलग अलग होता है। किसी की आई एकदम ब्लैक होती है, ठीक है, आप अपनी देख लीजिए। किसी की आई थोड़ा सा ब्राउनिश होती है, किसी की आइज़ थोड़ा सा रेडिश कलर की होती हैं। तो ये जो आइज़ का कलर होता है, ये हमको वंशानुक्रम से मिला है, हेरिडिटी से मिला है। आप देखेंगे जिस बच्चे का आइज़ का कलर अगर ब्लैक है, तो आप उनके पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना, उनमें से मम्मी या पापा के आइज़ का कलर भी ब्लैक रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी आइज़ का कलर होता है, ये हमको वंशानुक्रम से मिला होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे आपके बालों का रंग, यानी कि हेयर का कलर, ये भी हमको वंशानुक्रम से मिला होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे कहा जाए आंखों का रंग आपको विरासत से ब्लैक मिला है तो आप उसको रेड बना देंगे, ऐसा तो होगा नहीं इतना इजीली। हाँ, आजकल आप देख रहे हैं इनोवेशन बहुत सारे हो गए हैं, वो अलग चीज़ है, वो आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, लेकिन ये हमको मिलता तो वंशानुक्रम से है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आंखों का रंग। और आपके बालों का कलर भी आपको वंशानुक्रम से मिला है। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोगों के जो हेयर का कलर होता है वो एकदम ब्राउन होता है। अगर आप उनके पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो, उनके हेयर का कलर देखो, उनमें से मम्मी या पापा के हेयर का कलर भी ब्राउनिश आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं हमारे जो बालों का रंग है, आँखों का रंग है, ये सब हमको वंशानुक्रम से, यानी कि हेरिडिटी से मिला हुआ है। हमारी पहली वाली जो पीढ़ी है वहाँ की देन है ये, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लक्षण जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वही हमारा हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम कहलाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनमें ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार होता है? अब ये ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार क्या होता है, याद करिए। मैंने आपको बताया था एक टर्म ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि जब बच्चा कहीं पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, यानी कि ज़्यादा देर तक वो अटेंटिव होकर नहीं बैठ पाता है, उस बच्चे को हम कहते हैं ADHD है। और ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम विकार होता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे वो टारगेट बनाते हैं कि मुझे 1 घंटे तक पढ़ना है, लेकिन जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं 10 मिनट में वो बोर होने लगते हैं, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे बच्चों को ही हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अति सक्रिय होते हैं और उनमें ध्यान जो है फोकस करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। अपना ध्यान केंद्रिता वो नहीं कर पाते हैं किसी एक चीज़ पर। जैसे स्कूल में भी जैसे कोई फंक्शन होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। 10 मिनट उस फंक्शन को देखेंगे, फिर कुछ और करने लग जाएंगे, यानी कि वो फोकस ही नहीं कर पाते किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक। तो उन बच्चों को हम कहते हैं ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य देना, कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों का प्रतिबंधन करना। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा, यानी कि ये जो ADHD वाले बच्चे हैं ना, जो ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते किसी चीज़ में, उनको किस तरीके से हेल्प करेगा इसमें से, इन 4 ऑप्शन में से। तो उनमें जो हेल्प करेगा वो ये करेगा कि कक्षा में संलग्न होने के अनेक तरीके वहाँ पर अपनाए जाएंगे। यानी कि अगर एक ही तरीके से क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस तरीके को चेंज करेंगे और अनेक तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे टीचिंग की मेथड्स होती है ना बहुत सारी, तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके आप पढ़ाएंगे बच्चों को। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखकर पढ़ना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनकर पढ़ना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो डेमो करके पढ़ना पसंद करते हैं। तो हर बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। और ये जो ADHD वाले बच्चे हैं, जो बच्चे अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक, उनके लिए आप क्या करेंगे, अनेक तरीके अपनाएंगे जिससे कि वो बच्चे कक्षा में संलग्न हो पाएँ, यानी कि और बच्चों के साथ भी वो उस क्लासरूम में बैठ पाएँ। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। अब ये गार्डनर कौन है? गार्डनर साहब हैं हमारे, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, और इन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है और हर किसी व्यक्ति में एक अलग अलग बुद्धि होती है जो कि एकदम स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है कौन सा अवलोकन। पहला है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व को। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। जी नहीं, यहाँ पर 3 बुद्धियों की बात हो रही है, लेकिन ये तो 8 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप के पठानुक्रमात कम होती हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग बुद्धि एक स्पेसिफिक होती है, बोलते हैं ये। अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, ऐसी बात भी वो नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। जो गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो ये समर्थन करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में अगर कोई क्षति हो गई है, यानी कि अगर मस्तिष्क के एक भाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसका मतलब केवल वो एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ठीक है, जैसे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो सिर्फ एक उसी स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना कि हमारे संपूर्ण मस्तिष्क को प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के किसी एक पार्ट में चोट लग जाती है या फिर कुछ क्षति हो जाती है तो सिर्फ एक योग्यता उससे प्रभावित होती है, ना कि आपका पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये हमने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। अब आप जानते हैं वकालत वो किसकी करते हैं, 3 चीज़ों की। 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, किसको, अभी जस्ट ऊपर बताया था, समाज, संस्कृति और भाषा। अब इन 4 ऑप्शन में से कहीं भी अगर आपको समाज, संस्कृति या भाषा में से कुछ दिख रहा है तो वो जो है इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वकालत नहीं करता है पूछा है। तो आप देखिए सेकंड में लिखा है सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, इसकी वकालत तो वो करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समाज आ गया। थर्ड है सहकारी शिक्षा। सहकारी शिक्षा मतलब होता है कि एक दूसरे से सीखना शिक्षा को, जैसे हम कहते हैं ना समाज में जाकर बच्चे सीख रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं, यही होता है सहकारी शिक्षा, जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो इसकी बात तो वाइगोत्स्की करते हैं। और फोर्थ है बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। आ गया ना संस्कृति, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरणों से बच्चे सीखते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं।
लेकिन ये जो इनाम और दंड का उपयोग है इसकी बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बच्चों को आप इनाम दो या फिर दंड दो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस चीज़ की वकालत नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत, पहला है शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, जी नहीं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा, ऐसा भी नहीं है। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना कि शिशु पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं, यही होता है विकास का अधोगामी सिद्धांत। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, विकास के दो सिद्धांत होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है आपका सिफेलोकॉर्डल, इंग्लिश में ही नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि हिंदी में इनको बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये जो सिफेलोकॉर्डल है इसी को हम कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हम लंबवत सिद्धांत ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक हो गया सिफेलोकॉर्डल, एक हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके बाद पैरों का विकास होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास सिफेलोकॉर्डल कहलाता है, जो कि ऑप्शन 3 में है। बच्चा पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे के सर का विकास हो रहा है, फिर उसके हाथ और पैरों का विकास होता है। ये होता है आपका सिफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है जब बच्चे का सबसे पहले सेंटर पार्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो हमारा विकास है केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये क्या होता है, सेंटर में जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपका हार्ट होता है, पहले वो डेवलप होगा, उसके बाद आपकी बॉडी के बाहरी ऑर्गन डेवलप होंगे, जैसे आपका हाथ है, आपकी फिंगर्स हैं, वो धीरे धीरे बाद में डेवलप होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर का डेवलपमेंट, उसके बाद बॉडी के जो बाहरी पार्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखेंगे, विकास के ये दोनों जो सिद्धांत हैं ये बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, एक आपका सिफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिंपली याद रखना है, सिफेलोकॉर्डल सर से पैर की तरफ विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की तरफ विकास, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स परचेज़ करना है, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको बहुत ही कम प्राइस पे ओनली 80 रुपीज़ में CDP के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।